राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को स्किल द नेशन एआई चैलेंज का शुभारंभ किया और ओडिशा के रायरंगपुर में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र एवं स्किल सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये पहल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शुरू की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बदल रही है तथा भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है, खासकर देश की युवा आबादी को देखते हुए। उन्होंने जोर दिया कि एआई का उपयोग सशक्तिकरण, समावेशन और सामाजिक आर्थिक खाइयों को पाटने के लिए होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य के लिए तैयार कौशल अपनाने और तकनीक का उपयोग समाज व वास्तविक समस्याओं के समाधान में करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने एआई सीखने वाले सांसदों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में एआई भारत की जीडीपी, रोजगार और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए एआई के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत प्री एआई मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा एआई से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ सांसदगण भी आज यहाँ लर्नर्स के रूप में उपस्थित है। इस कोर्सेस को पूरा करने के लिए मैं माननीय सांसदों की सराहना करती हूँ। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्वयं सीखकर अपने लीडरशिप थ्रू लर्निंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किया गए हैं। आज बच्चे जो वहाँ मैंने देखा फोटो उठा रहे बच्चे अपना सर्टिफिकेट ऐसे सामने दिखा के फोटो उठा रहे हैं। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आप सभी सांसदों को और बच्चों को सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मुझे स्किल द नेशन चैलेंज की शुभारंभ की घोषणा करते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस चैलेंज का उद्देश्य बड़े पैमाने पर एआई लर्निंग और इनोवेशन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। ये इनिशिएटिव लाखों लर्नर्स को आगे लाने, अपने क्षमता बढ़ाने और भारत में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स का तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, आज का ये आयोजन शिक्षा, जिज्ञासा और नवाचार को प्रोत्साहित करने का उत्सव है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबको नई तकनीक की सीखने की जिज्ञासा रखने के लिए और एआई लर्निंग मॉड्यूल्स पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर परिसर में भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना का विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम विष्णु देव साई ने कहा कि भोरम देव कॉरिडोर के विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों, आज का एक क्षण जब हम सब यहां उपस्थित आए, ये कोई सामान्य अवसर मात्र नहीं है, यह कोई एक परियोजना का शिलान्यास मात्र ऐसा कार्यक्रम नहीं है, अपितु आज हम यहां आस्था को, हमारे हजारों सालों के इतिहास को, हमारे हजारों सालों के विश्वास को, इसको एक सूत्र में पिरो करके हम अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहां एकत्रित हुए। मित्रों, यह धरती नदी के तट पर, यह आस्था की धरती वो धरती है जहां सदियों ने आस्था के साथ साथ में आस्था पे से रचे बसे नए शिल्प को जन्म दिया था। और आज हजारों सालों से भारत का यह शिल्प, भारत की यह स्थापित कला, इसने भारत की संस्कृति को रचने और बढ़ने और घड़ने का अवसर प्रदान किया था। भारत की संस्कृति जो एक ऐसी अनूठी संस्कृति, अनेक तरह की विविधताओं से भरी हुई संस्कृति, हजारों साल का इतिहास, स्थापत्य जोड़ करके बनी हुई हमारी संस्कृति, अलग अलग रंग, अलग अलग तरह के भोजन, अलग अलग तरह की बोली, अलग तरह की भाषा, अलग तरह के परिधान, अलग तरह के व्यवहार, अलग तरह की पूजा पद्धतियां, इन सब को समेटे हुए जो हमारी ये अनूठी संस्कृति है, इस संस्कृति के वाहक जो आधुनिक भारत के आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में आज हजारों सालों से भारत के मंदिर खड़े हैं, उनकी सेवा और उनके प्रति श्रद्धा का भाव अर्पित करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आज हम सबको मिल रहा है। मित्रों, आज जो कुछ भोरम देव में होने जा रहा है वो मात्र एक संयोग केवल नहीं है, अपितु नेतृत्व की स्पष्ट नीति, नेतृत्व की साफ नीयत और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक दीर्घकालिक दृष्टि, उसका परिणाम। उन्होंने संकल्पना की कि देश के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ में भारत में पर्यटन का सबसे प्रमुख यदि कोई विषय है, कोई गरीब आदमी अगर उसके जेब में 5 रुपया कभी बचता है तो उसके मन की अपेक्षा, आकांक्षा ये होती है कि वो घर से निकल करके अपनी आस्था के किसी केंद्र में, किसी मंदिर में जाकर के भगवान का अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को ले जाकर के दर्शन करा करके आए। आज हमारे छत्तीसगढ़ और कवर्धा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आज वर्ष 2026 के पहले ही दिन हमारे बीच में आकर 140 करोड़ रुपया के सौगात दिन है। ऐसे हमारे आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, मैं 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से
उमन के बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करत हूं। आज बहुत बहुत हमन धन्यवाद देथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ला और हमार पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ला आज 146 करोड़ के सौगात हमन ला दईन है। अब बाबा भोरम देव के मंदिर जो 1000 साल पुराना है, यहाँ अनेकों तरह के विकास के काम हुई। हमारे संस्कृति मंत्री सबला बतात रही ने और उधर फोटो भी लागी से का विकास हुई होकर। और मैं तो आप मन के बीच में आते रहता हूं। सावन के महीना में भी आप मन भारी संख्या में, हजारों की संख्या में अमरकंटक से माता नर्मदा के जल लेके यहाँ पर जलाभिषेक भोरम देव में करथा। उस समय हमन गृह मंत्री जी के साथ में सभी कांवरिया मन के स्वागत करे बर हमन आथन। तो मैं आत रहता हूं बीच में। अभी कुछ दिन पहले ही आप मन के बीच में आए रहे और आप सब ला जाना था कि हमन जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, जिला हमन मोदी के गारंटी नाम दे हन। और आप सब ला मालूम है कि मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए की गारंटी। हरियाणा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ASI संदीप कुमार लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को बताया कि कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कैंपस स्कूल में PGT गणित ग्रुप B पद पर नियुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि अक्टूबर में रोहतक साइबर सेल में तैनात ASI संदीप कुमार लाठर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने अंतिम नोट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही कैबिनेट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है। अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चे कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक लाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लिंगानुपात 2025 में बढ़कर 923 हो गया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके ACP पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर ASI की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में PGT गणित ग्रुप B के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर
रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों देखने में आया है। इस पर अंकुश के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन देश के समक्ष रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में भाजपा सरकार के 10 महीने पूरे होने पर आम आदमी पार्टी एएपी ने उसके कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। एएपी नेता और विधायक कुलदीप कुमार ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले दिल्ली की जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी वे वादे जमीन पर पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बिजली, पानी और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार विफल रही है। कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाओं और प्रचार में व्यस्त है, जबकि आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला क्लिनिक और जन कल्याण योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। आप विधायक ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के हितों के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और भाजपा से उसके वादों का हिसाब मांगेगी। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि हमें AQI और IQ पर बदनाम किया गया, हमारे पीछे लोग पड़ गए।
पहले तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके पीछे नहीं पड़े। आपने दिल्ली के लोगों से पॉल्यूशन के डेटा में फर्जीवाड़ा किया और डेटा के फर्जीवाड़े से दिल्ली के लोग गुस्से में थे। उन लोगों ने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी फर्जीवाड़ा मत करो, काम कम करो, लेकिन फर्जीवाड़ा मत करो। यह उन्होंने आपको बताने का काम किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों की हमने फीस जो है लोगों की माफ कर दी, फीस लोगों की कम कर दी और हम फीस का बिल लेके आए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर एक भी स्कूल ने फीस वापसी की हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप दिखा दो कि किस स्कूल ने, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने किस बच्चे की फीस वापसी की है। इसमें भी आप फर्जीवाड़ा कर गए। तीसरी बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि हम आयुष्मान कार्ड से 10 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं, मुख्यमंत्री जी आपकी खुद की विधानसभा में शालीमार मैक्स है। अगर आप मुझे एक व्यक्ति का भी दिखा दो जिसका आपने आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अपने उस शालीमार मैक्स में इलाज कराया हो। मेरे यहां पे पड़पागंज मैक्स है, अगर एक व्यक्ति का भी इलाज कराया हो तो मैं आपको, आपकी कैबिनेट को भी चैलेंज करता हूं कि आप मुझे दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार को आज 10 महीने हो गए, लेकिन इन 10 महीनों में सरकार बदलने के बाद दिल्ली की जनता को क्या हासिल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या मिला? आज बड़ा सवाल ये, साल तो बदल रहा है लेकिन दिल्ली की जनता को क्या मिला? ये विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 में कुछ वादे किए गए थे। उन वादों में सबसे पहला जो मैं देख रहा हूं ऊपर लिखा हुआ है, गिग वर्कर को 10 लाख का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का। उसके बाद युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, ये भी अभी तक नहीं मिले किसी को भी। यमुना नदी को पुनर्जीवित करेंगे, यमुना रिवर फ्रंट विकास होगा। अभी इन लोगों ने जिस तरह से दिल्ली में बेवकूफ बनाने का काम किया, दिल्ली की जनता को ये कहा छठ के मौके पे कि आप इस यमुना जी के पानी को पी लीजिए और इस यमुना जी के पानी को पीने के बाद उसमें आप नहा लीजिए, उसका आचमन कर लीजिए। इनके कई विधायकों ने, मुख्यमंत्री जी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, फर्जीवाड़ा करने का काम किया। सबसे पहले तो पूरी सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इस चीज को लेके कि इन्होंने लोगों में झूठ बोलने का काम किया, उससे कितने लोग बीमार हुए होंगे। सबसे बड़ा वादा जो भाजपा का था वो ये था, 2500 रुपए महीना। नववर्ष आ गया मुख्यमंत्री जी, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना अभी तक नहीं मिला। फ्री का सिलेंडर, दिवाली भी गई, होली भी गई और फ्री का सिलेंडर भी अभी तक लोगों को नहीं मिला। तो आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्या दिल्ली में जो सरकार ने वादे किए थे, मैं उस सरकार से कहना चाहता हूं कि नववर्ष आने वाला, आपको शुभकामनाएं। नववर्ष में सब कुछ करना, काम 2 कम करना, लेकिन फर्जीवाड़ा मत करना। अगर फर्जीवाड़ा करोगे तो पोल खुल जाएगी। और दिल्ली की जनता ने देख लिया कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, जो वो कहते थे वो करते थे, चाहे वो बिजली की बात हो 200 यूनिट फ्री की, चाहे वो पानी की बात हो 20 लीटर फ्री की, चाहे वो अच्छे स्कूल की बात हो, चाहे वो मुफ्त दवाइयों की बात हो। आज तो सरकार को 10 महीने हो गए, ना इलाज मिल रहा है। 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर दवाइयां मिलने नहीं है, अस्पतालों के अंदर इलाज हो नहीं रहा है, रोड के ऊपर डीटीसी की बसें दिख नहीं रही हैं। ये काम किए 10 महीने में मुख्यमंत्री जी ने। उत्तराखंड में नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 112 नई बसों को उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल करते हुए हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन निगम के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इन बसों में 100 साधारण बसें, 10 वातानुकूलित बसें और 2 वोल्वो बसें शामिल हैं, जिनसे सार्वजनिक परिवहन और अधिक सुदृढ़ और भरोसेमंद बनेगा। सीएम धामी ने कहा कि ये वर्ष 2026 की शुरुआत राज्य के परिवहन विभाग के लिए शुभ संकेत है
और नई बसों के शामिल होने से आम जनता को आवागमन में अधिक सुविधा मिलेगी, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां यातायात की चुनौतियां रहती हैं। उन्होंने बताया कि बेहतर परिवहन सेवा से पर्यटक, श्रद्धालु और 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज वर्ष 2026 के पहले दिन वर्ष के शुरुआत में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुख्य सेवक सदन में आप सब आए हैं, आप सबका हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत है। और ये मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता है मुझे कि आज हम लोग परिवहन निगम के बेड़े में 100 और बसों को सम्मिलित करने जा रहे हैं। और ये शुभ अवसर भी हम लोगों को आज वर्ष 2026 के पहले दिन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हो रही अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूती देंगी और मजबूती प्रदान करेंगी और यात्रियों को लिए सुविधाजनक होंगी, क्योंकि हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेंगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहां एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का ये संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए। ये अत्याधुनिक बसें हमारे इस संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां राज्य में 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कराया है, वहीं 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर ISBT का कार्य भी निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, हम शीघ्र ही अपनी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं। परिवहन निगम की बसों में GPS सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी बजर, टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं, जो सुरक्षित सफर के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम